यहाँ पे लिख लेते हैं। बताओ डीपीपी 1 में कोई डाउट है क्या? डीपीपी 1 का 20। एनी अदर फ्रॉम डीपीपी 1? कोई तो बोला किसी ने? नहीं बोला। डीपीपी 2 7th। डीपीपी 2 6th of डीपीपी 2। डीपीपी 2 का कोई और डाउट? 2 का 8th भी कुछ अलग ही है क्या? 4 6 7 8 9 10। ओके, कुछ अलग कॉन्सेप्ट है क्या 6 7 8 9 10 में? ओके। डीपीपी 3 30 13 13th। इधर है डीपीपी में। चलो एक्सरसाइज। 26 27 28। हाँ, किसी और का? तुम्हारा 28 है ना, किसी और का 26 27 है। और कुछ तुमने तो डाउट बताया नहीं। हाँ, तो कौन काउंट हो गए? ओके, हाँ लिखा ना मैंने 27 37 45। और कोई सा? 43। हाँ, लिखा 47 लिखा बेटा। 32 ना? फोर 44 में डाउट नहीं है किसी को? 46 में भी नहीं है? चलो सही है, अदरवाइज लाइन से हो जाता। 3 4 5 6 7 8 9 डन। चलो तो आज इतनी करेंगे पहले डाउट्स, उससे आगे का पढ़ेंगे। और कुछ डाउट्स रहेंगे तो वो आज डिस्कस नहीं करेंगे। ओके, पढ़ना भी रहेगा ना थोड़ा सा, तो थोड़ा सा फास्ट फास्ट करेंगे, तो बातें नहीं करना है। वॉइस कंपनी, मेरे कान तक आवाज नहीं आनी चाहिए ना, बात करते हो तो, चाहे वो डिस्कस करते हो, बट मुझे सुनाई नहीं देना चाहिए। तो डीपीपी 1 का 20th क्वेश्चन। डीपीपी 1 लगता है इजी है, ओनली 1 डाउट है। थ्योरी लग रहा है। इफ f be a differentiable function on the open interval a comma b, which of the following statements must be true? f is continuous on the closed interval a comma b। नहीं, ये हमने बहुत अच्छे से बात करके रखी है। क्लोज्ड इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस हो गया तो फॉर श्योर लास्ट पॉइंट पे तो वो डिफरेंशिएबल होगा ही। बड़े अच्छे से स्टेटमेंट लिखा था, रिपीटेड तरीके से भी लिखा था, ठीक है। हाँ, तो क्लोज्ड इंटरवल में अगर कंटिन्यूअस बोल रहा तो वो बीच में अगर डिफरेंशिएबल है तो एंड पॉइंट पे तो फॉर श्योर वो डिफरेंशिएबल हो जाएगा। एक नोट लिखा, तो पहला स्टेटमेंट रॉन्ग हो गया। दूसरा, f इज बाउंडेड ऑन दी ओपन इंटरवल a कॉमा b। नहीं, ये हमने कंटिन्यूटी में थ्योरम्स लिखी थी, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और दूसरा एक्सट्रीम वैल्यू थ्योरम, या नोट में लिखा होगा। इफ अ फंक्शन इज
continuous in closed interval a comma b, then it will be bounded. But for open interval not necessary. आप open interval में let's tan x ले लो -π/2 से π/2, तो -π/2 से π/2 में open interval में tan x is continuous, but it's not bounded. Bounded का मतलब maximum वैल्यू और minimum वैल्यू फाइनाइट हो, बट tan तो ऐसा बनता है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू भी इंफिनिटी आ रहा है, मिनिमम वैल्यू भी इंफिनिटी आ रहा है. तो ओपन इंटरवल में अगर फंक्शन कंटिन्यूअस है तो नॉट नेसेसरी कि वो बाउंडेड आएगा, ठीक है. बट अगर क्लोज्ड इंटरवल में है मींस बाउंड्री पॉइंट फिक्स है. जैसे मैंने बोल दिया कि अभी मैं -π/2 से π/2 नहीं ले सकता, लेकिन -π/4 से π/4 क्लोज्ड इंटरवल tan x ले लिया. अगर ये tan x लिया तो मुझे पता है मैक्सिमम वैल्यू इज 1, मिनिमम वैल्यू इज -1. सो क्लोज्ड इंटरवल में बाउंडेड रहेगा, बट ओपन इंटरवल में नॉट नेसेसरी. तो सेकंड स्टेटमेंट भी रॉन्ग. पूछा गया इन्होंने विच स्टेटमेंट इज ट्रू ना, तो ऑब्वियसली थर्ड वाला आने वाला है कि ऑल रॉन्ग, ऐसा तो ऑप्शन ही नहीं है ना, तो ओनली 3. आंसर तो पता चल गया, फिर भी थर्ड डिस्कस करते हैं. तो थर्ड थिंग इज a1 b1 लाइज बिटवीन ab और f ऑफ a1 नेगेटिव है, f ऑफ b1 पॉजिटिव है. तो ऐसा बोल के रखा है, ये a है, ये b है, इधर a1 आ रहा है, इधर b1 आ रहा है, और a पे फंक्शन का वैल्यू नेगेटिव है, b पे पॉजिटिव है. देन देयर इज ए c सच दैट c लाइज बिटवीन a1 एंड b1 एंड f ऑफ c इज 0. यस बिल्कुल, ये ग्राफ ऐसा बनेगा ही बनेगा. कोई ना कोई तो c रहेगा जो दोनों के बीच से जाएगा. इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू के बीच का एवरी वैल्यू आपको एटलीस्ट एक बार एक सी पे मिलेगा. तो ये इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम का डेफिनेशन था. तो यस इट्स ट्रू. सो आंसर इज ओनली 4. ठीक है, डीपीपी 2 पे चलते हैं. 4 और उसके बाद 6 से लेके 10 तक. फोर्थ वाला कंसिडरिंग एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ऐसा सब कुछ, ये कंटिन्यूअस, डिसकंटिन्यूटी, टाइप ऑफ डिसकंटिन्यूटी. ओके, हमने लिमिट के लास्ट में वो एक हेडिंग डाल के क्वेश्चन किए थे, फंक्शन इन्वॉल्विंग लिमिट इन देयर एक्सप्रेशन, ऐसा हेडिंग डाल के, जहां पे एन भी था और एक्स भी था. ये उसी का एप्लीकेशन है. इसमें क्या दिख रहा है आपको, एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे एक्स रेज टू एन माइनस साइन, ये हटाओ ना, कोई लिखने वाला है? इसमें तो कुछ लिखने जैसा ही नहीं है. तो डीपीपी 2 का फोर्थ, लिमिट ऑफ एन टेंडिंग टू इंफिनिटी एक्स रेज टू एन माइनस साइन एक्स रेज टू एन डिवाइडेड बाय एक्स रेज टू एन प्लस साइन ऑफ एक्स रेज टू एन. तो एन टेंडिंग टू इंफिनिटी है, बट एन टेंडिंग टू इंफिनिटी पे ये कौन सा फॉर्म है, 0/0 या इंफिनिटी बाय इंफिनिटी या कुछ और, पता नहीं, वो डिपेंड करेगा एक्स पे. तो अगर लिमिट निकालनी है एक्स टेंडिंग टू 1 पे, तो दो केसेस आएंगे इसके लिए. एक आएगा एक्स इज ग्रेटर देन 1, और वी कैन से एक्स इज 1 प्लस ले लेते हैं, और एक्स इज 1 माइनस. तो एक्स इज 1 प्लस देन एक्स रेज टू एन विल बी इंफिनिटी, और एक्स इज 1 माइनस देन एक्स रेज टू एन विल बी 0. करेक्ट. हाँ, तो अभी दोनों केसेस में अलग अलग आएगा. ये वाली कहानी आरएचएल की थी और ये वाली एलएचएल में. तो आरएचएल में कौन सा फॉर्म है, इंफिनिटी बाय इंफिनिटी. इंफिनिटी बाय इंफिनिटी के लिए क्या करते हैं, हाईएस्ट पावर से डिवाइड करते हैं. हाईएस्ट टर्म मतलब एक्स रेज टू एन. तो ये 1 माइनस 0 बाय 1 प्लस 0 बनेगा. ये कैसे आया, वो साइन एक्स बाय एक्स रेज टू एन तो 0 हो गया ना, बिकॉज वो टेंडिंग टू इंफिनिटी है. तो साइन ऑफ इंफिनिटी डिवाइडेड बाय इंफिनिटी 0, ये कंसीडर करके हमने सॉल्व किया. बट ये कब हो रहा था, व्हेन एक्स रेज टू एन वाज टेंडिंग टू इंफिनिटी. हाँ, दूसरा वाला केस कौन होगा, एलएचएल वाला. 0 पुट करेंगे तो 0 माइनस साइन 0 डिवाइडेड बाय 0 प्लस 0. 0/0 फॉर्म है क्या, बट 0/0 में वो एक्स रेज टू एन आपको अच्छा नहीं लग रहा, तो लेट एक्स रेज टू एन इज इक्वल टू टी. तो टी का वैल्यू किधर जा रहा है, 0 ना. तो ये लिमिट क्या बनेगी बताओ, लिमिट ऑफ टी टेंडिंग टू 0 एक्स रेज टू एन. मैंने एन को हटा के अभी टी लिखने वाला हूं ना, तो टी टेंडिंग टू 0 टी माइनस साइन टी डिवाइडेड बाय टी प्लस
साइन टी, 0/0 फॉर्म है, एल ऑपरेटर लगा दूं तो टी का डेरिवेटिव 1 साइन का कॉस टी डिवाइड वाले का 1 प्लस कॉस टी। नाउ अगेन चेक द इंडिटरमिनेंट फॉर्म, तो t इक्वल टू 0 पे 1 माइनस कॉस 0 डिवाइडेड बाय 1 प्लस 1, ओ 0/2 0 होता है क्या? इट्स नॉट इंडिटरमिनेट फॉर्म, इट शुड बी 0/0 ना। तो एक साइड से 0 आ रहा है, एक साइड से लिमिट कितनी आ रही थी यहां से, ये 1। तो पूछा गया इन्होंने, आप देख लेते हैं। द ऑप्शन 1 इज f इज कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू 1। नहीं, रॉन्ग हो गया, लिमिट अलग अलग आ गई। फॉर कंटिन्यूटी LHL शुड इक्वल टू RHL, तो डिसकंटिन्यूअस हो गया। द सेकंड ऑप्शन f is infinite और oscillatory discontinuity at x equal to 1, नो, ये भी गड़बड़ है, बिकॉज दोनों लिमिट फाइनाइट आ रही है 1 और 0। और तो थर्ड मोस्टली आंसर होगा। जब भी ऐसे ऑप्शन से चेक करने का रहता है 90% केसेस में सी आंसर होता है, ठीक है। बचे हुए 10 में से 8% बी होता है, बचा हुआ 1% 1 या डी होता है, ठीक है। तो आंसर सी होगा। f has finite discontinuity at x equal to 1, देख लो, f has finite discontinuity, एक साइड से 1 आ रहा है, दूसरी साइड से 0 आ रहा है। तो जब भी ऑप्शन से चेक करना रहेगा ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द सी, जल्दी आंसर आने के चांस है। सी उसके बाद बी, फिर जो अच्छा दिखे ए डी, और उतने में मोस्टली आंसर आ ही जाएगा। समझा क्या? किसका किसका आ गया था ये वाला? ओके, इसका 6, हाँ ये अच्छा था, डाउट लायक था। 4th वाला पूछ सकते थे, डाउट सही है। 6th वाले में क्या है, इतना बड़ा अजीब सा एक्सप्रेशन है, डिनोट द जीआईएफ इन एफ ऑफ ए माइनस पूछा है, ए प्लस पूछा है, और लिमिट की डिसकंटिन्यूटी की बातें कर रखी है। ओके, मॉड्यूल सबके पास है ना, तो मैं डायरेक्टली लिमिट निकाल रहा हूं। उन्होंने बोला है a माइनस पे, तो लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a माइनस पे फंक्शन नीचे वाला आएगा, दैट इज GIF ऑफ cos ऑफ पाई x बाय 2a डिवाइडेड बाय a माइनस x। x इज लेस देन a के लिए ये एक्सप्रेशन गिवन है। तब इसमें चेक करते हैं कौन सा फॉर्म है। डिवाइड में 0, न्यूमरेटर में a पुट करने पे a से a कट करके cos पाई बाय 2 ही बच रहा है। तो cos पाई बाय 2 तो 0 होता है, बट a माइनस पे ये पाई बाय 2 इंटू a माइनस बाय a, ये कैंसिल आउट होके 1 आएगा, बट a माइनस बाय a लेस देन 1 रहेगा, न्यूमरेटर स्मॉलर है, तो ये वैल्यू 1 माइनस बनेगी। a माइनस बाय a मतलब बेसिकली इफेक्टिवली ये पाई बाय 2 माइनस बनेगा। न्यूमरेटर स्मॉलर है, डिनोमिनेटर ग्रेटर है, बट ऑलमोस्ट इक्वल है, तो 1 से स्मॉलर। ये समझ में आता है ना? हाँ, तो पाई बाय 2 माइनस पे कॉस का वैल्यू कैसा? ग्रेटर देन 0, दैट इज 0 प्लस ना, पॉजिटिव होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट में। तो अगर ये पॉजिटिव है तो पॉजिटिव नंबर का GIF मतलब 0 प्लस का GIF 0, तो न्यूमरेटर इज एग्जैक्टली 0 बिकॉज 0 प्लस का GIF लिखा हुआ है डिवाइडेड बाय a माइनस x। तो न्यूमरेटर तो कांस्टेंट है ना, वो तो टेंडिंग टू है ना, बिकॉज GIF इज द फिक्स वैल्यू, तो ये वैल्यू 0 ही आ गई। नहीं, बिकॉज GIF क्या टेंडिंग टू 0 है, एग्जैक्ट 0, और डिवाइड में टेंडिंग टू 0 आ रहा है, तो एग्जैक्टली चीज डिवाइडेड बाय टेंडिंग टू, तो एग्जैक्टली वाला मैटर करेगा ना। 0 डिवाइडेड बाय नॉन 0, आप ये भी बोल सकते हो a माइनस एक्स इज टेंडिंग टू 0 बट नॉट 0, तो 0 डिवाइडेड बाय नॉट 0 इज ऑलवेज 0, इसलिए ये वाला नंबर 0 ही है। समझ में आया? अब इसी का ये हटाओ, इसी का दूसरा वाला साइड कौन सा है, लेकिन ये ऑप्शन में आ रहा है क्या? सिंगल ऑप्शन है, तो a माइनस पे 0 आ रहा है, नहीं दिया इन्होंने ऑप्शन में, a माइनस लेस देन 0 बोला है।
देखते हैं, ऑप्शन से चेक करना था वैसे तो। एन इररिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी मतलब वो, खैर इसमें ऑप्शन से कुछ फायदा नहीं बढ़ रहा। तो a प्लस पे द गिवन फंक्शन इज साइन ऑफ a माइनस एक्स बाय 2 इंटू टैन ऑफ अगेन GIF ऑफ पाई एक्स बाय 2 है। तो 0 पे 0 इंटू साइन पाई बाय 2, 0 प्लस पे, सॉरी 0 प्लस नहीं, a प्लस, तो ये पाई बाय 2 प्लस पे, ये तो इन्फिनिटी की तरफ जा रहा है क्या? 1090 डिग्री तो इन्फिनिटी पहुंच गया ना। हाँ GIF है ना, बोल के रखा है ना। ओह पाई बाय 2 का GIF है। हाँ, तो ये पाई a प्लस बाय 2a, दिस वैल्यू विल बी पाई बाय 2 प्लस उसका GIF। तो पाई बाय 2 मतलब 1.57, उसका GIF इज 1। तो एक्चुअली ये नंबर क्या लिखा हुआ है? साइन a माइनस एक्स बाय 2 इंटू tan 1, लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू a प्लस। बट ये तो 0 इंटू समथिंग इज, हाँ 0 माइनस, लेकिन साइन 0 माइनस डिवाइडेड बाय तो कुछ है नहीं ना। सो लिमिट इज टेंडिंग टू 0। हाँ ये भी सही था। डीपीपी में अच्छे क्वेश्चन हैं, एक्सरसाइज में कैसे हैं? उधर भी अच्छे हैं। चलो बढ़िया है। 6 के बाद में 7th। वाह, फिर से बड़ा सा एक्सप्रेशन कुछ तो लिख के रखा, देख के छोड़ दिया होगा आधे लोगों ने। गिवन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू ये सब कुछ, GIF of fractional part of mod x। ओ ये क्या फालतू बनती है? GIF बोल के रखा है ना। हाँ फ्रैक्शनल पार्ट ऑफ GIF, तो GIF का फ्रैक्शनल पार्ट इज फॉर श्योर कितना आएगा? 0। तो कंफर्म ही हो गया कि न्यूमरेटर तो 0 ही है फॉर दोनों, एक्सटेंडिंग टू प्लस और एक्सटेंडिंग टू 0 माइनस, दोनों के लिए वो 0 ही आने वाला है लिमिट। तो सो इट्स कंटिन्यूअस। ये तो ऐसे हो गया, ये सस्ता था। नहीं 0 बाय 0 वाला चीज तो नहीं बन रहा है ना, तब भी क्या ही फर्क पड़ेगा? बस एग्जैक्टली 0 नहीं आना चाहिए डिवाइड में, और एग्जैक्टली 0 नहीं है, नीचे तो टेंडिंग टू 0 है। हाँ तो इसका आंसर ये वाला चीज, यही चीज हो गया अपने पास फॉर श्योर 0। तो ये 0 है तो इसके मल्टीप्लाई में कुछ भी आए वो 0 आएगा, बाकी एक्सप्रेशन से टेंशन ही नहीं है हमको। 8th वाला, if f 1, 10 to where q is the set of all rational numbers is a continuous function and f of 1 is sin x tending to 0 x by sin x tan x by x। हाँ ये हमने पढ़ के रखा है, x by sin x ग्रेटर देन 1 होता है टेंडिंग टू 0 पे, तो 1 प्लस tan x by x भी 1 प्लस, तो उनका सम, उनके GIF का सम इज 2। 1 प्लस का GIF इज 1 ही आता है। हमने 3 ग्राफ पढ़े थे, sin x, x और tan x में रिलेशन। तो सबसे बड़ा कौन होता है 0 पे, या 0 के राइट लेफ्ट में? tan x ग्रेटर होता है, फिर x और सबसे नीचे में sin x पॉजिटिव के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे रेशियो में x बाय sin x भी ग्रेटर देन 1, tan x बाय x भी ग्रेटर देन 1, तो रेशियो का सम GIF 2 आ गया। तो ठीक है, f ऑफ 1 is 2। तो उन्होंने बस ये पूछा है तुमसे, समेशन ऑफ tan इनवर्स ऑफ tan ऑफ f ऑफ r फ्रॉम r इक्वल टू 1 to 10। लेकिन 1 to 10 में याद है तो f ऑफ 1 की वैल्यू पता है आपको? तो x ही नहीं था गिवन एक्सप्रेशन में, f ऑफ 1 देके रखा है, तो कांस्टेंट माने उसको।
तो क्यों लेंगे कांस्टेंट, उन्होंने एफ ऑफ एक्स के बारे में कुछ बताया ही नहीं। फिर उनके क्वेश्चन में ही गलती है, मतलब उनको बोलना चाहिए था कि वो कांस्टेंट है, या फिर वो जो क्यू है उन्होंने वेयर क्यू इज अ रैशनल नंबर बोलना था, सेट ऑफ ऑल रैशनल नंबर्स बोलने की जरूरत नहीं थी। क्योंकि कांस्टेंट होने के लिए कोई कंडीशन नहीं दी उन्होंने, वो तो हम निकाल नहीं पा रहे इसलिए हम मान रहे हैं कि वो कांस्टेंट है, बट उन्होंने क्वेश्चन में कुछ नहीं बोला जिससे ये आइडेंटिफाई हो रहा है एफ ऑफ एक्स इज अ कांस्टेंट फॉर एवरीथिंग। हाँ, एफ ऑफ 1 का वैल्यू आपको पता चल रहा है, वो लिमिट से 2 आ रहा है, ठीक है। या वहां पे वो एफ ऑफ टी लिखा होता है, एफ ऑफ टी इज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 दिस, हाँ शायद मिसप्रिंटिंग हो गई, सो इट वाज एफ ऑफ टी, वो 1 की जगह पे टी लिखा होगा, तो एफ ऑफ टी इज लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0 x बाय साइन एक्स का GIF प्लस tan x बाय x का GIF विच विल बी 2। तो एवरी टाइम पे एफ ऑफ टी विल बी 2, मतलब एफ ऑफ एक्स इज 2, तो इसका ही समेशन करना है, तो ये नंबर तो कांस्टेंट ही है, 1 से 10 नंबर तक का सम करने का है, इसको 10 बार ऐड करेंगे ना, सीरीज याद है, तो tan इनवर्स ऑफ tan 2, tan 2 का वैल्यू 5/2 से ग्रेटर आता है ना 2, हाँ तो 2 माइनस पाई, tan इनवर्स हमने लिखा था x माइनस पाई इज tan इनवर्स ऑफ tan x, तो 2 माइनस पाई इसका वैल्यू है, लेकिन 10 टाइम्स ऐड करना है तो कितना 10, 10 टाइम्स ऐड करना पड़ेगा ना, समेशन ऑफ 1 कितना होता है n होता है, पता है कि नहीं, r इक्वल टू 1 से लेकर n तक समेशन ऑफ 1 इज n, तो ये नंबर कांस्टेंट है, तो 1 से 10 तक का सम इज 10, तो ये दे रखा है ऑप्शन में, अदरवाइज हमारा अजम्पशन गलत रहेगा, तो 20 माइनस 10 पाई थर्ड आंसर दिया है क्या, तो सही है, 2 माइनस पाई माइनस पाई/2 से पाई/2 आ रहा है ना, हाँ 1.14 करेक्ट। आंसर उन्होंने 4th दिया है, क्या दिया है, 3 दिया है ना, चेक करो, 3 दिया है ना, सही है। चलो 9th वाला क्या लिखा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c इक्वल टू 0 वेयर abc बिलोंग्स टू रियल नंबर देन द नंबर ऑफ पॉइंट्स ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन। तो ऐसे जब अजीब से एक्सप्रेशन आ जाते हैं तो वहां से जो भी अननोन्स है उनमें रिलेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो यहां पे जो बड़ा सा एक्सप्रेशन लिखा है वो है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2a प्लस 4b माइनस 2c प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इतने सारे स्क्वायर्स आ जाएंगे तो कंप्लीट स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे। तो सिंपल है, ए स्क्वायर एक ही बार दिख रहा है, बी स्क्वायर भी एक ही बार है, तो एक में ए को रखेंगे, दूसरे ब्रैकेट में बी को, तीसरे में सी को, और ए बी सी का कोई मल्टीप्लीकेशन भी नहीं है। तो एक्चुअली ये ए स्क्वायर माइनस 2 है इसके साथ में, लेकिन मुझे प्लस 1 चाहिए कंप्लीट स्क्वायर के लिए। दूसरे वाले में बी स्क्वायर प्लस 4b, इसके साथ 4 ही रिक्वायर्ड है कंप्लीट स्क्वायर के लिए। तीसरा वाला सी स्क्वायर के साथ में माइनस 2c, तो ये भी प्लस 1, और ये कितना हो रहा है 1 प्लस 4 प्लस 1 इज 6, तो ये 6 कैंसिल आउट, ठीक है ना। तो डायरेक्टली क्या बन गया ये, a माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस b प्लस 2 का होल स्क्वायर प्लस c माइनस 1 का होल स्क्वायर, 3 स्क्वायर्स का सम, एवरीथिंग इज 0। तो a का वैल्यू 1, b का वैल्यू b माइनस 2 आ गया, c का वैल्यू 1। हाँ अब देख लेते क्वेश्चन में क्या है, कुछ आसान सा रहेगा इसके बाद। तो एसजीएन ऑफ दैट क्वाड्रेटिक, तो एसजीएन ऑफ ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, ओ तो एक्स स्क्वायर माइनस 2x मतलब एसजीएन ऑफ एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर। सो ये वैल्यू आपको पता है
कि 1 आएगा व्हेन x इज नॉट इक्वल टू 1 और 0 आएगा व्हेन x इज इक्वल टू 1, बिकॉज x इक्वल टू 1 पे ये वैल्यू 0 बनेगी, अदरवाइज पॉजिटिव। तो पॉजिटिव का SGN इज 1, 0 का 0। तो ऐसा एक क्वेश्चन हमने किया भी था एग्जांपल्स में, एक पॉइंट हमने तो कुछ कॉस वॉस लिखा था उसमें। हाँ, तो यहाँ पे क्या आएगा अपने पास, डिसकंटिन्यूअस एट ओनली 1 पॉइंट, x इज इक्वल टू 1। ठीक है, हाँ, आइसोलेटेड पॉइंट डिसकंटिन्यूटी। अरे क्या हुआ बेटा, मैं अभी तो लेक्चर स्टार्ट हुआ है। चलो इसका 10 डीबीपी 2 का 10। तो ऑप्शन में ओनली एफ ऑफ एक्स की कंटिन्यूटी पूछी है, दैट इज x माइनस 2 और SGN ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1। तो SGN ऑफ x इंटू एक्स माइनस 1 के लिए x इंटू एक्स माइनस 1 का साइन, वेविगर मेथड याद है क्या? तो ये x इंटू एक्स माइनस 1 के लिए साइन बनाया, साइन चार्ट। 0 से लेस और 1 से ग्रेटर के लिए x इंटू एक्स माइनस 1 विल बी पॉजिटिव और बिटवीन 0 एंड 1 x इंटू एक्स माइनस 1 विल बी नेगेटिव, वेविगर मेथड। हाँ ऐसे था ना, इधर प्लस माइनस। तो x इंटू एक्स माइनस 1 में SGN अगर लगा दिया तो दिस वैल्यू विल बी पॉजिटिव के लिए 1 आएगा। तो कब कब आएगा 1? जब पॉजिटिव है, दैट इज माइनस इंफिनिटी से 0 यूनियन, हाँ 1 से इंफिनिटी। और 0 आ जाएगा x इक्वल टू 0 और 1 पे, दो ही रूट्स है। और माइनस 1 आ जाएगा 0 से 1 के बीच में। तो फिर यहां पे अब जो ग्राफ बचेगा एक्चुअली इसके 3 पार्ट्स बन जाएंगे। तो एफ ऑफ एक्स इज x माइनस 2 फॉर माइनस इंफिनिटी कॉमा 0 यूनियन 1 कॉमा इंफिनिटी। ये क्या कर रहा हूं मैं, इस पूरे एक्सप्रेशन में x माइनस 2 का मल्टीप्लाई कर रहा हूं। इसमें x माइनस 2 किया तो ये बचेगा ना, दैट इज एफ ऑफ एक्स। ठीक है, इधर 0 ही रहेगा, इधर माइनस एक्स माइनस 2। बता सकते हो क्या किधर किधर डिसकंटिन्यूअस है? तो सबसे पहले चेक करेंगे 0 पे। तो 0 पे इधर डिफरेंशिएबिलिटी पूछी है, कंटिन्यूटी पूछी है? कंटिन्यूटी। 0 पे कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस? डिसकंटिन्यूअस। इधर 0 धरो, माइनस 2 है, 0 पे फंक्शन का वैल्यू 0 है। ठीक है, 1 पे देखो, ये वाला 0 से 1 था ना, तो 1 पे इधर वाला और इधर वाला कॉमन पार्ट है, राइट? तो 1 पे चेक करो। अच्छा ये भी तो 1 ही था ना, अरे यार 1 यहां पे कितना आ रहा है? हाँ, तो 1 माइनस 2 इज माइनस 1 और ये 0 ही है 1 पे, ये भी डिसकंटिन्यूअस। और कभी आएगा क्या? नहीं, 0 और 1 दो ही पॉइंट है ना, तो पॉइंट पे डिसकंटिन्यूअस। बट उन्होंने और भी कुछ पूछा डिटेल में, कौन से टाइप की है, तो लिमिट ही अलग अलग आ रही है। नहीं, लिमिट चेक ही नहीं करी हमने। लिमिट 0 पे 0 प्लस कहां पर है? नीचे वाले में है। 0 प्लस पे माइनस ऑफ माइनस 2 आ जाएगा और 0 माइनस यहां पे आएगा तो वो भी माइनस 2 और इधर प्लस 2। तो 0 पे नॉन रिमूवेबल, 1 पे भी नॉन रिमूवेबल ऑफ फाइनाइट टाइप, तो ऑप्शन 4। हाँ 1 पे भी सेम ही आ रहा है, यहाँ पे 1 माइनस 2 इज माइनस 1, यहाँ पे 1 माइनस 2 इंटू माइनस इज प्लस 1, तो नॉन रिमूवेबल फाइनाइट टाइप। ये भी डन। 3 3 6 7 डाउट डिस्कस कर लिया यार। चलो अगला डीपीपी 3, 13 14 15।
अरे यार अभी 14 15 आना चाहिए था यार, लास्ट क्लास में क्वेश्चन करवाया मैंने 14 15 टाइप के, और 13 टाइप का क्वेश्चन तो मैंने कितने बार करवा रखा होगा, फंक्शन में, लिमिट में, बेसिक मैथ्स में भी करवाया होगा, मॉड वर्ड का ग्राफ बनाया होगा, लॉग मॉड का। 13 14 15 तो आना चाहिए था, इस पर तो काफी मेहनत हम ऑलरेडी कर चुके हैं, फिर भी चलो डिस्कस कर लेते हैं। किसका किसका डाउट है 13 14 15? बस इतने ही लोग ईमानदार है? अरे बहुत सारे लोगों ने बोला था 13 14 15 ऑल 3। तुमको 14th में है, तुमको भी 14th में है। लास्ट क्लास में क्वेश्चन किया तो था ऐसा, कुछ अलग है इसमें? अच्छा मैक्सिमम के अंदर में मिनिमम आ गया इसलिए कंफ्यूजन है। ओनली मैक्सिमम मैक्सिमम होता तो कर लेते ना, फिर ठीक है। हाँ फिर पूछ सकते हो, चलता है। हाँ वो मैंने देखा नहीं, फिर हाँ ये थोड़ा अलग है, मैक्सिमम के अंदर में मिनिमम है, हमने सिर्फ मैक्सिमम मैक्सिमम या सिर्फ मिनिमम वाला किया था, तो फिर ठीक है। तो 13th वाला है इस, क्या डाउट और बहुत सारे लोगों का था, अभी ऊपर हाथ नहीं कर रहे हैं, अभी 3-4 लोग ही जो समझदार है हाथ ऊपर कर रहे थे। तो एफ ऑफ एक्स इज एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 मॉड ऑफ एफ ऑफ मॉड एक्स इज नॉन डेरिवेबल कब? तो मॉड के लिए हमने एक पॉइंट लिखा था शार्प कॉर्नर वाला, शार्प कॉर्नर पे फंक्शन इज नॉट डिफरेंशिएबल ना, तो इसके लिए मैं इसका ग्राफ यूज करूंगा तो मेरे लिए सबसे आसान चीजें रहेगी। तो एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का ग्राफ आता है, हाँ बिल्कुल आता है भाई अपने को। द रूट्स आर 1 and 4, तो ये ग्राफ बनता है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 का, बट यहां पे 0 आएगा, तो ये अच्छा y एक्सिस भी था। तो अब पहले मुझे बनाना पड़ेगा एफ ऑफ मॉड एक्स, तो एफ ऑफ मॉड एक्स का कैसे ग्राफ बनेगा? जो भी चीज पॉजिटिव एक्स एक्सिस के लिए थी सेम टू सेम कॉपी पेस्ट हो जाएगी नेगेटिव एक्स एक्सिस के लिए, बिकॉज मॉड एक्स इज प्लस माइनस एक्स ना, तो वाई एक्सिस से रिफ्लेक्ट हो जाएगा। तो एक्चुअली इस केस में ग्राफ ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाला ऐसा है, तो नेगेटिव में इसी का कॉपी पेस्ट होकर ऐसा बनेगा, ठीक है। ये बनाया मेरे पास एफ ऑफ मॉड एक्स। अभी एक और काम बाकी है, इसका भी मॉड लगाना है, तो इसका मॉड लगाएंगे तो क्या होगा, इस पूरे का मॉड मतलब नीचे वाला पार्ट भी ऊपर चला जाएगा, तो ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट ये पॉइंट, ये क्या था 1 4, तो इधर आएगा -1 -4, तो -4 -1 1 4। ये ग्राफ इधर से पॉजिटिव वाला ऐसा रहेगा, नीचे वाला पार्ट उठ के ऐसे हो जाएगा, और फिर ये ऐसे, मतलब ये ऐसे इधर जा रहा था ना, फिर यहां से ऐसे, फिर ऐसे और फिर ऐसे। हाँ ड्रॉ कर सकते हो ग्राफ। ये था 13, अभी बात करते हैं 14th की। एफ ऑफ एक्स इज मैक्सिमम, हाँ ये थोड़ा अलग है, हमने जो किया था उसमें एक ही मैक्सिमम थी, मैक्सिमम ऑफ 1 माइनस मोड एक्स कॉमा मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1। तो एक्चुअली ये क्या है, बस दो मतलब सेम ही टाइप की चीज 2 बार करवा ली आपसे और कुछ नहीं, यही बोल के रखा है ना। हाँ द नंबर ऑफ पॉइंट्स वेयर एफ ऑफ एक्स इज नॉट डिफरेंशिएबल। तो सबसे पहले इसकी बात करोगे मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1 की,
ठीक है, ग्राफ बनाएंगे दोनों का। तो एक्स स्क्वायर ऐसा बनता है और ये 1 ऐसा बनता है, राइट। तो इन दोनों का मिनिमम मतलब ये वाला पार्ट, हाँ ये आता है। लेकिन अब नेक्स्ट स्टेप में हमें ये जो मैंने ऐसे कर्वी लाइन बनाई है उसका और 1 माइनस मॉड एक्स का कंपेरिजन करना है। तो मैं उसको फिर से अलग से बनाता हूं। ये ओनली मिनिमम वाला ग्राफ, ये पॉइंट पे y का वैल्यू 1 था और ये y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो -1 1 1 ऐसे आएगा ना ये। तो 1 इधर -1 और 1, ये यहां से ये ग्राफ बन रहा है। दिस ग्राफ इज मिनिमम ऑफ एक्स स्क्वायर कॉमा 1। ये सब एक लाइन में ही है, 1 है ये समझ में आता है? कोई कंफ्यूजन? हाँ, अब दूसरे ग्राफ की एंट्री। अब दूसरा ग्राफ कौन सा? ये 1 माइनस मॉड एक्स। तो 1 माइनस मॉड एक्स बनाएंगे तो उसके लिए, हाँ उसका ग्राफ की कहानी थोड़ी समझनी पड़ेगी। ग्राफ आता है उसका, हाँ मतलब माइनस मॉड एक्स से नीचे की तरफ बनता है ना, तो माइनस मॉड एक्स में 1 ऐड किया, आप ऐसे सोच सकते हो। तो एक्स इक्वल टू 0 पे वो 1 ही आएगा और 1 पे वो 0 आएगा, तो ऐसे ग्राफ जाएगा। 0 पे 1 आएगा और 1 पुट करोगे एक्स का वैल्यू तो 0 बन जाएगा, तो 1 माइनस मॉड एक्स। लेकिन अब इस रेड वाले और ब्लू वाले ग्राफ का मैक्सिमम वाला पार्ट चाहिए। पहले हमने मिनिमम ढूंढा था, अब इनका मैक्सिमम। तो इसका मैक्सिमम मतलब ये ऐसे ऐसे ऐसे, इधर से ऐसे, फिर यहां से रेड वाला पार्ट, राइट। दिस ग्राफ, तो इसमें दिख रहा है क्या कितने पॉइंट्स है नॉट डिफरेंशिएबिलिटी वाले? 1 2 3 4 5। So that black वाला highlighted part is the required graph। अभी समझ में आया ये? हाँ बना सकते हो ये ग्राफ। क्या रे बेटा, घर पे तुमने क्यों नहीं सॉल्व किया सब? तो अभी क्यों ट्राई कर रहे थे? तो मतलब इंथ वाला। The total number of points of non-differentiability or derivability of minimum of mod sin x, mod cos x और 1/5 in 0 to 2 pi। अगेन बस इन तीनों चीजों का ग्राफ बनाने का है और वो भी एक साथ। बस ग्राफ बना के कंपेयर कर देंगे। और किसी का डाउट है ये वाला अभी? ओके। तो मॉड sin x का ग्राफ ऐसा बनता है, बस 0 से 2 पाई उन्होंने बोल के रखा है, ओनली 0 से 2 पाई में चेक करना है। तो मैं सारे ग्राफ 0 से 2 पाई ही बनाऊंगा। दूसरा मॉड cos x, तो मॉड cos x यहां से स्टार्ट होकर ऐसे जाता है। तीसरा 1/5, तो 1/5 के बारे में लेकिन हमको सोचना पड़ेगा इस पॉइंट से ऊपर है या नीचे है, वो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन आ रहा है रिक्वायर्ड रीजन में या नहीं। तो दैट पॉइंट मतलब जहां पे साइन और कॉस इक्वल थे, तो 1/√2। तो 1/√2 और 1/5 में कौन ग्रेटर है? हाँ 1/√2 ग्रेटर है। ये 1/1.414 लिखा है, तो 1/5 तो बहुत छोटा है, तो यहां पे आता है 1/5। तो ये y इक्वल टू 1/5 है। तो अब जो रिक्वायर्ड ग्राफ है उसकी बात करते हैं। इन तीनों में क्या पूछा है? अच्छा 1/5 का कुछ काम ही नहीं बचा क्या? लास्ट में आएगा? नहीं लास्ट में भी नहीं आया। 1/5 क्यों दिया फिर फोटो? मिनिमम, अच्छा मिनिमम है, सॉरी मिनिमम है ना कि मैक्सिमम है? हाँ 1/5 का काम है भाई, मिनिमम नीचे वाला। हाँ मिनिमम, मैक्सिमम में कुछ काम नहीं है, मिनिमम में तो काम है। ऐसे आएगा ना, ये यहीं तक एकदम था ये ऐसे।
देख लो भाई कितने कितने कॉर्नर है। एक ग्रीन वाला पार्ट दिखाई दे रहा है। डिफेंसिबिलिटी पूछी है कितने पॉइंट्स पे? क्या एंड पॉइंट पे भी नॉट डिफेंसेबल है? नहीं, एंड पॉइंट पे वो कंटिन्यूअस है तो डिफेंसेबल तो हो ही गया। तो ओनली 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, मतलब 3 3 3 9 इधर का 10 उधर का 11 हो गया। हाँ, ये भी बढ़िया दिख रहा है, ग्राफ ऐसे मस्त लगते हैं। ऐसे क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, अब जरा ग्राफ बनाया आंसर आ जाए, और उसके लिए ग्राफ आना चाहिए। एंड पॉइंट पे अगर कंटिन्यूअस है तो फॉर श्योर वो डिफेंसिबल आएगा। ये हमने लास्ट क्लास में नोट्स में लिखा था, बिकॉज एंड पॉइंट पे आपको एक ही साइड से डिफेंसिबिलिटी चेक करनी है। जैसे यहां पे सिर्फ लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव चेक करूंगा तो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव आ रहा है तो डिफेंसिबल हो गया, तो कंपेयर करने के लिए कोई दूसरी चीज है ही नहीं। तो कंटिन्यूअस होगा तो ऑटोमेटिकली वो लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव कुछ तो आ ही जाएगा, क्या आएगा पता नहीं, बट कुछ ना कुछ तो आएगा। सो फॉर श्योर वो डिफेंसिबल होगा। एवरी इंटीजर पे कैसा होता है, कंटिन्यूअस या डिसकंटिन्यूअस? हाँ, तो इन्होंने वो पॉइंट हटाने पड़ेंगे ना डिसकंटिन्यूअस वाले, इसलिए एवरी इंटीजर हटा दिए। अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो मैं लिख के बताता हूं भाई। ये GIF ऑफ 1 प्लस एक्स का वैल्यू 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, ऐसे आएगा ना। तो ये 0 प्लस पे 1 आया तो 0 माइनस पे 0 आएगा ना। फिर 1 प्लस पे 2 आएगा तो 1 माइनस पे 1 आएगा। 0.9 पुट करो, एक्स का वैल्यू 1.9 का 1, तो एवरी इंटीजर पे GIF का वैल्यू तो अलग अलग ही आएगा ना। GIF का तो ग्राफ ही आपको पता है, ऐसे ऐसे आता है। अरे ऐसे होता है ना ग्राफ। तो एवरी इंटीजर पे वो डिसकंटिन्यूअस ही है, इसलिए एवरी इंटीजर हटाना पड़ेगा। और दूसरा वाला फंक्शन x = 2 पे डिसकंटिन्यूअस है, पर वो इंटीजर में तो आ ही गया, ठीक है, इसलिए वो भी वो तो ऑटोमेटिकली हट ही गया 2 वाला पार्ट। नहीं समझ में आया? ओके 28 बहुत सारे वगैरह अभी कितने बचे हैं? नाइन 25 तक ही करेंगे, ठीक है, 10 मिनट, उसके बाद पढ़ेंगे। कितने मैंने डिस्कस किए? 1 2 3 7 8 9 10 11 12, आधा पेपर डिस्कस हो गया। 25 में से 12 क्वेश्चन समझ लो, और 12 बचे हैं। नहीं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और बचे हैं। Let f of x be a continuous function defined from 1 to 3. Let f of x takes rational values for all x and f of 2 is 10. Then the value of f of 1.5. Oh. अच्छा, अगर ये कंटिन्यूअस फंक्शन है और अगर ये रैशनल वैल्यूज ले रहा है तो एवरी रैशनल नंबर के साइड में क्या आता है? इरैशनल नंबर। भाई वो कंटिन्यूअस अगर है तो हमेशा रैशनल होने के लिए एक ही चीज बची, वो कांस्टेंट बचे। अगर मैंने बोल दिया कि वो 10 से 11 उसका रेंज है, तो 10 से 11 के बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स आ गए। तो अगर रैशनल नंबर आ रहा है तो वो 10 आ गया, तो 10 से अगला रैशनल नंबर बीच में तो इरैशनल आ जाएगा। जैसे मैंने बोला कि 10 इज द रैशनल नंबर, द नेक्स्ट रैशनल नंबर इज 10.01, तो उसके बीच में इनफाइनाइट इरैशनल नंबर्स है। तो अगर मैंने इरैशनल नंबर ले लिया तो वो कंडीशन गलत हो जाएगी। उन्होंने बोल के रखा है कंटिन्यूअस फंक्शन एंड टेक्स रैशनल वैल्यूज ओनली, तो रैशनल वैल्यूज ओनली ले रहा है तो दिस फंक्शन इज ऑलवेज कांस्टेंट। अदरवाइज रैशनल के बाद में इरैशनल आएगा ही आएगा, या फिर वो कांस्टेंट नहीं बचेगा, ठीक है।
हाँ, तो क्या हुआ ये ओनली 10, तो एफ ऑफ 1.5 का वैल्यू भी कितना आएगा 10। तो समझ में आया क्या बोला? नहीं, इन्होंने क्या बोला बेटा कि कोई फंक्शन है जो रैशनल वैल्यूज ले रहा है और मतलब किसी नंबर पे वो रैशनल वैल्यू 10 आ रहा है, ठीक है। अब ओनली रैशनल वैल्यूज इज द आउटपुट एंड दिस फंक्शन इज कंटिन्यूअस। तो अगर मैंने ये ग्राफ को कंटिन्यूअस ऐसे ड्रॉ किया तो इसके जस्ट ऊपर वाला पॉइंट कैसा था, रैशनल या इररेशनल? 10 के जस्ट साइड में जो नंबर आएगा वो इररेशनल है। 10.000 के बाद में वो जो भी बनेगा वो इररेशनल नंबर है। तो ये ग्राफ ऐसे लाइन ऊपर अगर चली गई तो यहां पे इररेशनल नंबर आ जाएंगे। वैसे ही अगर ये नीचे आ गया तो नीचे में भी सबसे पहले कौन सा पॉइंट मिलेगा ग्राफ के, इररेशनल। पॉइंट बोलने का मतलब वाई कोऑर्डिनेट, तो इधर का वाई कोऑर्डिनेट 10 था, इससे जस्ट नीचे वाला वाई कोऑर्डिनेट इररेशनल है, इससे जस्ट ऊपर वाला वाई कोऑर्डिनेट भी इररेशनल है। बट उन्होंने बोला है कि इट इज रैशनल, तो नाइदर ऊपर जाएगा नाइदर नीचे, तो सीधा कैसे जाएगा वो, ये 10 से 10 इधर ही, वो 10 10 10 ही रहेगा। अगर ऊपर गया नीचे गया तो इररेशनल मिलेगा ही, तो फिर वो कंडीशन ही फेल हो गई। तो ओनली रैशनल, सो हमेशा वैल्यू कितना आएगा 10, तो कांस्टेंट फंक्शन। समझा ये? तुमको नहीं समझा? गुड, आगे लोग को समझा ना ये। हाँ, अगला वाला है 29। अरे वाह, 29 तो नहीं पूछा रे, 32 बच गया। 32 किसी और का डाउट है? चलो 32 खत्म। 37 तो और जी दिख रहा है। मॉड एक्स क्या होता है? मॉड एक्स शार्प कॉर्नर आता है ना 0 पे, तो 0 पे नॉट डिफरेंशिएबल। अच्छा सॉरी 37 बोला है क्या? ओहो। तो लेट f of x is x raised to p into sin of 1 by x, x is not 0, then f of x is, अब ये sin x by x, sin of 1 by x बहुत बार कर रखे हमने, बहुत बार किया ना, तो डायरेक्टली इनका आंसर आप कर सकते हो। नॉट डिफरेंशिएबल एट x इक्वल टू 0, अच्छा कंटिन्यूअस बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो कंटिन्यूअस होने के लिए वो लिमिट फंक्शन की वैल्यू के इक्वल ही आना चाहिए। तो x रेज़ टू p इंटू साइन x लिमिट ऑफ एक्सटेंडिंग टू 0, ये 0 आना चाहिए। तो ये लिमिट कितनी आनी चाहिए? 0। तो अगर ये 0 आ रहा है तो ये तो साइन ऑफ इंफिनिटी, ऑसिलेटरी डिसकंटिन्यूटी टाइप की चीज है ना। तो ये 0 कब आएगा? जब ये नंबर 0 बनेगा। तो 0 इंटू साइन इंफिनिटी विल बी 0। तो उसके लिए x रेज़ टू p शुड बी 0, तो उसके लिए p शुड बी ग्रेटर देन 0। अगर p नेगेटिव हो गया तो ये डिवाइड में चला जाएगा ना। हाँ, तो p शुड बी कैसा? पॉजिटिव। यहां से एक कंडीशन आ गई। और दूसरा क्या बोला उन्होंने? बट नॉट डिफरेंशिएबल। तो बट नॉट डिफरेंशिएबल के लिए या तो डिफरेंशिएशन वाला फॉर्मूला का लिमिट देख लो कि वो डज नॉट एग्जिस्ट। तो क्या होता है फॉर्मूला? f ऑफ x प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स बाय एच। तो पुट कर दो x प्लस एच का होल पावर p इंटू साइन ऑफ 1 बाय एक्स प्लस एच माइनस 0 बाय एच। और वो x इक्वल टू तो 0 ही है ना, तो f ऑफ 0 0, तो h रेज़ टू p इंटू साइन 1 बाय एच माइनस 0 बाय एच। दिस वैल्यू इज h रेज़ टू p माइनस 1 साइन 1 बाय एच एंड दिस वैल्यू शुड नॉट एग्जिस्ट। तो अब पावर नेगेटिव होनी चाहिए। अगर अब पावर पॉजिटिव हो गई तो फिर से ये नंबर इंटू साइन इंफिनिटी 0 बन जाएगा। तो यहां पे वो एग्जिस्ट करना चाहिए था, इसलिए ये पावर हमने पॉजिटिव रखी। ये डज नॉट एग्जिस्ट है, इसलिए h का पावर नेगेटिव होना चाहिए। तो p शुड बी लेस देन 1।
तो 0 से 1 है ऑप्शन। राइट डाउन दी एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच, वेयर एच इज कांस्टेंट बट टेंड्स टू 0। 0 प्लस 0 माइनस वाला जो भी है, द वेरिएबल इज एक्स। हाँ सॉरी, एफ डैश लिखना भूल गया। हाँ, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस, वही फॉर्मूला फर्स्ट प्रिंसिपल वाला हमने पढ़ के रखा है ना। मतलब ये कांस्टेंट मैंने समझने के लिए लिखा है कि हम उसको कांस्टेंट समझ के कैलकुलेशंस करेंगे। वो है टेंडिंग टू 0, मतलब 0 प्लस 0 माइनस वाली ही कहानी, बट हम उसको थोड़ी देर के लिए कांस्टेंट सपोज करके एक्स के रिस्पेक्ट में मैनिपुलेशंस करेंगे। बाद में जरूरत पड़ी तो फिर लिमिट निकालेंगे एच की। अगर कट गया तो बहुत ही बढ़िया है, नहीं अपने आप कैंसिल आउट हुआ तो लिमिट निकालनी पड़ेगी। स्टेप 2, मैनिपुलेट एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स। Manipulate f of x plus h minus f of x in such a way that given functional equation is applicable. In short, जो given रहेगा इक्वेशन उसका यूज करके इसको मैनिपुलेट करेंगे। तो फर्स्ट स्टेप वाज लेट एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू दिस वेयर एच इज टेंडिंग टू 0। सेकंड स्टेप इज मैनिपुलेट दिस इक्वेशन टू यूज दैट गिवन फंक्शनल इक्वेशन। स्टेप 3, या स्टेप 2 को भी कंटिन्यू कर सकते थे, या स्टेप 3 लिख लिया तब भी चलेगा। मैनिपुलेट दिस इक्वेशन टू यूज दी फंक्शनल इक्वेशन, ऐसे लिखा ना सेकंड स्टेप। हाँ, थर्ड वाले में get the right hand side in terms of x. Get the right hand side in terms of x. In terms of x मतलब अगर वहां पे f of x आ रहा है तो उसको लेफ्ट में भेज देने का है, ठीक है। देन नेक्स्ट स्टेप, इंटीग्रेट बोथ साइड। फिर वो स्टेप सेम ही है, इंटीग्रेट बोथ साइड। एंड फिर उसके बाद में कौन सा आएगा लास्ट स्टेप, टू फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रल कांस्टेंट। वो जो हमने लिखा ना ऊपर वाले में सी वाला लास्ट वाला पॉइंट जो ऊपर का है, वो यहां पे भी सेम आएगा। तो लास्ट के स्टेप्स तो दोनों में सेम ही है कि इंटीग्रेट करने के बाद में आपको वो सी निकालने का है। जैसे एक छोटा सा क्वेश्चन अगर मैं ले लूं, अब देखो इस टॉपिक में हम लोग फंक्शनल इक्वेशन सॉल्व कर रहे हैं तो इस टॉपिक के मेथड से करेंगे, लेकिन एग्जाम में तो कुछ भी चलेगा। तो जो मेथड से आपको पर्टिकुलर क्वेश्चन इजी लगेगा वो करने का है। अब जैसे मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं, तो एफ ऑफ एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स प्लस एफ ऑफ वाई एंड लेट्स एफ डैश ऑफ 0 इज 4, फाइंड एफ ऑफ एक्स। तो अब एक्चुअली इस क्वेश्चन को करने का सबसे आसान तरीका फंक्शन वाला ही था। हमने फंक्शन में जो तरीका पढ़ा वही सबसे आसान तरीका है, बट अभी हम डिफरेंशिएशन से सीखने वाले हैं। बट फिर भी ओरली बताओ, अगर करना है तो क्या आएगा, विदाउट डिफरेंशिएशन डायरेक्टली निकाल सकते हो, मतलब डिफरेंशिएशन यूज करो बट पुरानी मेथड वाला। हाँ, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x हमने पढ़ के रखा है, ये लीनियर कॉम्बिनेशन है ना, x प्लस वाई, एक्स और वाई में ही जा रहा है, तो एफ ऑफ एक्स विल बी ए लीनियर, ए एक्स टाइप का होगा, तो ए एक्स का डेरिवेटिव ए, दैट वैल्यू शुड बी 4, तो ए का वैल्यू 4, तो आंसर इज 4x। एग्जाम में ऐसा ही करेंगे अभी, लेकिन पूरा मेथड से देखेंगे। तो पहले मेथड 1 से करूं या मेथड 2 से? पहले मेथड 1 से कर लेते हैं। तो मेथड 1,
तो मेथड 1 में क्या करेंगे, इसको डिफरेंशिएट करें टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। तो डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x टेकिंग y एज अ कांस्टेंट। ठीक है, बताओगे क्या आएगा? एफ डैश ऑफ एक्स प्लस वाई इक्वल टू प्लस 0। अब यहां पे कोई भी एक वेरिएबल को एलिमिनेट करना है, तो x को 0 पुट कर दूं। तो यहां पे अगर मैंने x को 0 पुट किया, एफ डैश ऑफ y इज इक्वल टू, और एफ डैश ऑफ 0 कितना है 2, तो एफ डैश ऑफ y इज इक्वल टू 2 आया। अब इस सॉरी आधा हो गया आते आते, ये 4। अब क्या करें, एक ही वेरिएबल बचा है ना, इंटीग्रेट कर दो। तो इंटीग्रेशन ऑफ एफ डैश ऑफ वाई dy इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ 4 dy। क्या आएगा बताओ? हाँ, इसका एफ ऑफ आई आएगा और इधर 4y c। क्या c दोनों जगह पे अलग अलग लगाने का जरूरत है? नहीं, वो पूरी इक्वेशन में एक ही कांस्टेंट ऐड करने का है, नॉट बोथ साइड। हाँ, बट इसको मैं अगर x के टर्म में लिखूं तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x प्लस सी, बट c का वैल्यू कितना है? तो उसके लिए तो आपको लास्ट स्टेप कुछ लिखा है, फाइंड द वैल्यू एट एनी वन पॉइंट ना। तो एट एनी वन पॉइंट, तो लेट्स ये इक्वेशन 1 है, 0 0 पे फाइंड कर सकते हैं। पुट x इज इक्वल टू वाई इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 1। क्या मिलेगा आपको बताओ? एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू एफ ऑफ 0 प्लस एफ ऑफ 0 से एफ ऑफ 0 कैंसिल, तो एफ ऑफ 0 का वैल्यू 1। नाउ सब्स्टिट्यूट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2 टू गेट c। हाँ, तो पुट करता हूं मैं x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, करेक्ट। एफ ऑफ 0 इज इक्वल टू 0 प्लस c, तो c का वैल्यू कितना? 0। नाउ रीसब्स्टिट्यूट c इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2, तो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 4x। समझा क्या? हाँ, ये तरीका हुआ डिफरेंशिएशन से। ये मेथड सीखने के लिए ये नोट कर लो, मैं 1 मिनट में आया। फॉर ऑल x and y belongs to real number and f of x is differentiable function such that f dash of 0 is 1 and f of x is not equal to 0 for all x. Then find f of x. मतलब 0 बोल दिया तो 0 0 0 सेटिस्फाई हो ही जाएगा, तो 0 नहीं है, ठीक है। खैर एफ डैश ऑफ 0 1 आ रहा है, तो हाँ 0 तो थर्ड भी नहीं हो सकता, मतलब बीच में कुछ आएगा कंडीशन। तो अब इसको हाँ डायरेक्टली भी हम ओरली कर ही सकते हैं। ई रेस टू एक्स वाली चीज आ रही है, कोई कंफ्यूजन ही नहीं है इसमें। ई रेस टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू ई रेस टू एक्स इंटू ई रेस टू वाई, ये हमको बहुत अच्छे से आता है पहले से। बट एफ ऑफ 0 का वैल्यू उस केस में कितना आ रहा है? 1 ही आ रहा है, वो भी चलेगा, नॉट 0 आ रहा है, तो ई रेस टू एक्स हमारा आंसर आ जाएगा। अब हमको इसको मेथड 2 से करने का है, तो कर सकते हैं, सीखने के लिए कर रहे हैं, ठीक है। तो यूजिंग मेथड 2, अदरवाइज तो फंक्शन से मैंने ये बहुत अच्छे से कवर किया ही था, तुम सबको आना भी चाहिए। हमने ये फंक्शन में अच्छे से बात करी थी ना। हाँ, तो एग्जाम में आएगा इस टाइप के क्वेश्चन, उस फंक्शन वाली मेथड से ही कर लेना है। फंक्शन सपोज क्या गिवन
कंडीशन को सेटिस्फाई किया, अननोन वैल्यूज मिल गए, खेल खत्म। बट आगे आगे चल के ऐसे क्वेश्चन आएंगे जहां पे डिफरेंशिएशन नेसेसरी है, अभी थोड़ी देर में पता चलेगा। तो अभी हम लोग सीख रहे हैं, तो अभी उसके लिए मेथड 2 में क्या करते हैं बताओ। लेट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, सॉरी एफ डैश ऑफ एक्स, लेट एफ डैश ऑफ इज इक्वल टू, मैं लिमिट लिख नहीं रहा हूं यहां पर बिकॉज हमें उसको कांस्टेंट थोड़ी देर के लिए लेके सब चलना है, राइट। ऐसा कुछ। नाउ एफ ऑफ एक्स प्लस एच क्या होगा, तो ये वाली कहानी है ना आपके पास। तो एफ ऑफ एक्स प्लस एच विल बी एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच, राइट, करेक्ट। फिर यहां से एफ डैश ऑफ एक्स को सब्स्टिट्यूट कर दे, सिंपल सा। क्या जाएगा, एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइडेड बाय एच। सब में से कुछ कॉमन आ रहा है, एफ ऑफ एक्स, ये वाला कहानी एफ ऑफ एच माइनस 1 बाय एच, और इधर कौन है, एफ डैश ऑफ एक्स। तो ये एफ ऑफ एच माइनस 1 बाय एच को एज ए कांस्टेंट सपोज किया, तो एक्चुअली ये वाली कहानी ऐसे है, एफ डैश ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू के, वेयर के इज एफ ऑफ एच माइनस 1 बाय एच। ठीक है, कोई कंफ्यूजन? हाँ, ये थोड़ा सा लेंथी तो है, तो अगर अदर देन इस मेथड से कोई और मेथड पॉसिबल है तो हम वही सब करेंगे, ठीक है। बट अभी हम सीख रहे हैं जस्ट कि अच्छा करते क्या है। तो पहला स्टेप हमने क्या लिखा था कि आप उसको फंक्शन में डेरिवेटिव के टर्म में सपोज करो, फिर उसको रिप्लेस करो एफ ऑफ एक्स प्लस एच को इन टर्म्स ऑफ एक्स यूजिंग द गिवन इक्वेशन। तो ये गिवन इक्वेशन था, उसका यूज करके रिप्लेस किया। नाउ लास्ट में लिखा था कि राइट हैंड साइड में ओनली, थर्ड स्टेप लिखा था राइट हैंड साइड में ओनली एक्स की फंक्शंस बचाना है। तो लेकिन ये एफ ऑफ एक्स, तो ये एफ डैश ऑफ एक्स वाला टर्म, दैट इज अगर मैंने y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लिखा तो ये y है, या मैंने थोड़ी देर के लिए समझाने के लिए एफ ऑफ एक्स को z लिखा, तो एक्चुअली ये वाला पार्ट डी जेड बाई डी एक्स है, तो ये वाला पार्ट z है, तो z इंटू के लिखा है। तो इसको इंटीग्रेट करने के लिए मुझे z को इधर लाना पड़ेगा, तो ये डी जेड बाई जेड और ये k इंटू डी एक्स बचेगा, ठीक है। अब ये एक्चुअली थोड़ा सा डिफरेंशियल इक्वेशन टाइप का काम हो गया, ये बहुत छोटा सा है तो समझ में आ रहा है। यहां पे डिफिकल्ट वाले, अभी के टाइम पे डिफिकल्ट वाले डिफरेंशियल इक्वेशन भी दिख सकते हैं। अभी के टाइम पे डिफिकल्ट बोलने का मतलब आपने अभी डिफरेंशियल इक्वेशन टॉपिक नहीं पढ़ा है, बिकॉज पूरा टॉपिक है तो कुछ तो रहेगा ना उसमें, डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करने का तरीका। हाँ, ये डायरेक्ट मैनिपुलेशन, ये भी डिफरेंशियल इक्वेशन ही है, बट और अच्छे लेवल की डिफरेंशियल इक्वेशन भी होती है, वो हम पढ़ेंगे 2 महीने बाद। तो अगर अजीब से डिफरेंशियल इक्वेशन बन रहे हैं जो अभी तक नहीं आते, तो फिर वो अभी सॉल्व नहीं होंगे, वो डिफरेंशियल इक्वेशन करने के बाद ही सॉल्व होंगे। तो वहां पे फिर से फंक्शनल इक्वेशन आएगा, ठीक है। फंक्शन में आया था, अभी लिमिट डेरिवेटिव में आया, फिर डिफरेंशियल इक्वेशन में भी आएगा बिकॉज ऑफ इंटीग्रेशन। तो हार्ड इंटीग्रेशन आया तो वहां जाना पड़ेगा, राइट। हाँ, लेकिन अभी ऐसा है तो 1/z का इंटीग्रेशन आता है क्या तुमको? कितना होता है? नहीं, ln x, तो यहां पे ln z होगा ना, log x का डेरिवेटिव इज 1/x ना, तो 1/x का इंटीग्रेशन विल बी log x, तो 1/z का इंटीग्रेशन विल बी log z इज इक्वल टू kx प्लस c। बट ये f ऑफ h माइनस 1/h ये आ रहा है ना k, तो वो भी निकालना पड़ेगा किसी तरीके से। हाँ, तो उसका वैल्यू निकालने के लिए और थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ेगी, और फिर यहां पे इंटीग्रेट करने के बाद ये c आया, तो एक ये c मतलब ये log ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू के एक्स प्लस सी। तो ठीक है, इधर से वो e के फॉर्म में ले जाके x निकाल सकता हूं मैं, मतलब f ऑफ x निकाल सकता हूं, बट मुझे k का वैल्यू भी निकालना है और c का वैल्यू भी निकालना है। तो k का वैल्यू f ऑफ h माइनस 1/h, तो ये चेक करना पड़ेगा कौन सा फॉर्म है। ऑब्वियसली f ऑफ 0 पुट करेंगे यहां पे, मतलब h टेंडिंग टू 0 वाली कहानी थी ना, तो ये लिमिट ऑफ h टेंडिंग टू 0 पे f ऑफ h माइनस 1/h
जीरो बाय जीरो फॉर्म है क्या? बिकॉज एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना आएगा ऐसे? हाँ, एफ ऑफ जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर, बट एफ ऑफ जीरो जीरो तो है नहीं, तो एफ ऑफ जीरो इज इक्वल टू एफ ऑफ जीरो का होल स्क्वायर आ रहा है। हाँ, ये समझ में आ रहा? होल स्क्वायर कहां से आया? इधर पुट किया, जीरो जीरो जीरो, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू वन ही है। हाँ बिल्कुल, ये जीरो बाय जीरो फॉर्म हुआ ना। आप यहां से भी सोच सकते हो डायरेक्टली डेरिवेटिव्स करके कि यहां पे या यहां से डायरेक्ट निकालो। इसको मैं क्या कर सकता हूं, एल ऑर्बिटल लगाओ, तो ये लिमिट ऑफ एच टेंडिंग टू जीरो एफ डैश ऑफ एच बाय वन बचेगा, तो ये एफ डैश ऑफ जीरो बचा, दैट इज वन। तो के का वैल्यू कितना है? वन ही है। कैसे निकाला? कुछ भी पल्ले पड़ा क्या? चलो थोड़ा बहुत आएगा समझ में। तो यहां से लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस सी, और फिर एक्स को जीरो पुट करो, तो एफ ऑफ जीरो लॉग के अंदर में इज इक्वल टू जीरो प्लस सी, तो ये भी जीरो आया क्या? सी भी, बिकॉज लॉग एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है? और एफ ऑफ जीरो का वैल्यू कितना है? वन, तो यहां पे लॉग वन आया ना। log 1 is 0, अरे ऐसा log 1, then log of f of x is equal to x plus 0, तो f of x is equal to e raised to x, ठीक है? हाँ बिल्कुल समझा सकते हैं। ये मेथड, अगर कोई और मेथड नहीं आ रहा काम तो इधर जाएंगे, ठीक है? क्योंकि दिख ही रहा है जिसका आंसर डायरेक्ट सेकंड्स में आ सकता था, इसमें 2-3 मिनट लग जाएंगे। तो यहां पे हमने क्या किया, सबसे पहले तो ये सपोज किया था, ये वाला स्टेप वन था, ताकि आपको डेरिवेटिव की चीजें मिले। कहां क्या कह रही है, कैसे हुआ? हाँ, ये वाले स्टेप में कोई डाउट नहीं। अब यहां पे ये गिवन था, ये गिवन है, देन ये वाला चीज आएगा क्या? एफ ऑफ एक्स प्लस एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स इंटू एफ ऑफ वाई, तो हमने इसी इक्वेशन में पुट कर दिया, लेट दिस इक्वेशन इज वन, तो वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, तो वन में सब्स्टिट्यूट कर दिया, देन एफ डैश ऑफ एक्स ऐसा आ जाएगा। इसमें से एफ ऑफ एक्स कॉमन आया, तो ये एफ ऑफ एक्स माइनस वन बाय एच, वेर के को हमने क्या सपोज किया है? ये पूरा एच वाला टर्म, तब के को हमने ऐसा सब कुछ सपोज कर लिया, तो के का वैल्यू साइड में निकाला, तो के का वैल्यू मतलब एफ ऑफ एच बाय एच माइनस वन। तो अब ये लिमिट में सबसे पहला काम क्या होता है? आइडेंटिफाई द इंडिटरमिनेट फॉर्म। सो ये कौन सा इंडिटरमिनेट फॉर्म है? हाँ, अब उसके लिए जीरो पुट कर रहा हूं, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू भी तो रिक्वायर्ड है, तो एफ ऑफ जीरो का वैल्यू हमने कैसे निकाला? इधर से, फॉर एफ ऑफ जीरो put x is equal to y is equal to 0 in given equation, तो f of 0 plus 0 is equal to f of 0 into f of 0, तो ये f of 0 is equal to f of 0 का होल स्क्वायर आया क्या? यहां से f of 0 एक 0 कट गया, तो 1 बचाना है, तो f of 0 का वैल्यू 1 आ गया, तो ये 0 बाय 0 फॉर्म था। एल ऑर्बिटल लगाया, तो एफ का डेरिवेटिव एफ डैश, वन का डेरिवेटिव 0, तो क्या बच्चा? एफ डैश ऑफ 0, और एफ डैश ऑफ 0 तो गिवन था 1, तो एक्चुअली के का वैल्यू कितना आ गया? 1, सही है ना? के का वैल्यू 1 यहां पे सब्स्टिट्यूट कर दिया, यहां पे हमने पुट किया है के इज इक्वल टू 1, ये समझा? हाँ, फिर उसके आगे क्या था? फिर से वही x का वैल्यू 0 पुट किया तो c भी मिल गया, तो फिर वापस से c का वैल्यू यहाँ पे 0 पुट कर दिया इसी इक्वेशन में, तो kx बचा, और फिर वो लॉग हटाने का तरीका आता है ना, पावर में जाता है तो e रेज़ टू x। अगला क्वेश्चन लिखे,
हाँ कर लो, नोट कर लो। ये मेथड आपको आए प्रोसेस करते हुए, इसके लिए नोट कर लो कि आपको अगर डायरेक्टली कुछ नहीं दिख रहा, मेथड 1 में भी चीजें नहीं समझ में आ रही है, तो फिर आपको यहां जाना पड़ेगा और ठीक ठाक एप्लीकेशन मिलेगा इसका भी। लेकिन अगर ऐसा नहीं होगा कि आप इस मेथड को कभी सॉल्व मत करो, कुछ क्वेश्चंस रहेंगे जो यहाँ पे जाएंगे। एवरी टाइम तो ऑब्वियसली नहीं जाएगी चीजें, बट कुछ टाइम तो जाएगी।